तो यार हेलो, कैसे हो तुम सब। मैं अच्छा हूँ, अपना बताना। तो फिर से लेक्चर्स लेके आए हैं, वर्क एंड एनर्जी का लेक्चर 4। बहुत ही सिंपल वे में एक्सप्लेन करूँगा, ये प्रॉमिस है मेरा। और फाइनल्स भी आने वाले हैं, तुमको टेंशन होगी पर हम बैक बेंचर ठहरे, हमको कोई टेंशन नहीं रहती, चिल में रहते हैं। पर तुमको टेंशन हम नहीं नहीं लेने देंगे, सिंपल वे में बिल्कुल एक्सप्लेन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो आज हम लोग दो तीन टॉपिक्स कवर करेंगे, जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फर्स्ट टॉपिक है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का हिंदी मतलब होता है ऊर्जा का संरक्षण। ऊर्जा का संरक्षण। तो कहने का मतलब ये है कि एनर्जी कैसे खर्च होती है, एनर्जी किस फॉर्म में खर्च होती है, वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। तो सबसे पहले तुम्हारे साइंटिस्ट आए थे, रॉबर्ट मेयर नाम था उनका। उन्होंने बताया था कि तुम्हारी जो एनर्जी है वो यूनिवर्स में कांस्टेंट है, मतलब टोटल एनर्जी ऑफ योर यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। ना ही एनर्जी को अब बनाया जा सकता है, ना ही तोड़ा जा सकता है। एनर्जी बस ट्रांसफॉर्म होती है एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में, ठीक है। चाहे वो लाइट से इलेक्ट्रिक में हो जाए, इलेक्ट्रिक से लाइट हो जाए, हीट से काइनेटिक में हो जाए, काइनेटिक से हीट, वॉट। तो बस ट्रांसफॉर्म होती है, लेकिन पूरी ना ख़त्म होती है ना बनती है, बस ट्रांसफॉर्म होती रहती है। ऐसे ही हम एनर्जी को यूज़ भी कर सकते हैं। एनर्जी को एकदम से पैदा नहीं कर सकते। जैसे तुम चाहो कि हमने गड्ढा खोदा, आलू बोया, आलू से आलू निकल गया, ऐसा एनर्जी नहीं निकलती। एनर्जी को बस एक फिजिकल प्रोसेस से या केमिकल प्रोसेस से हम उसको बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करते हैं, ठीक है भैया। तो दूसरे तुम्हारे साइंटिस्ट आए, हरमन वॉन हेल्महोल्ट्ज उनका नाम था। हरमन वॉन, इतना बेकार का नाम है, ई रहेगा यार, ये विदेशियों के नाम तो मुझे भी नहीं आते। हरमन वॉन हेल्म, HOLTZ। इधर किधर खतरनाक नाम है पर ऐसा, लेकिन विदेशियों के साइंटिस्ट के नाम सुनो लगता है कि हाँ कुछ साइंटिस्ट हैं। अपने यहाँ तो साइंटिस्ट ही होता, चिंटू पिंटू, यही नाम होता। लेकिन अपने यहाँ भी बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं। तो देखो डिफिनीशन क्या है, वेन एवर एनर्जी चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। एनर्जी कैन neither be created nor destroyed. रॉबर्ट मेयर सेज दैट टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। जैसा कि बता चुका हूँ मैं। तुम्हारे जो हरमन वॉन हेल्महोल्ट्ज सर जी थे, उन्होंने दो केस दिए कि एनर्जी हर पॉइंट पे कांस्टेंट है। एक फ्री फॉल का दिया, एक पेंडुलम का दिया। फ्री फॉल वाला जो दिया था वो ऐसे दिया था कि अगर तुम कोई ऑब्जेक्ट को फ्री फॉली गिराओगे तो हर टर्म पे उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। फ्री फॉल पे कांस्टेंट दिखती है बॉल का, क्योंकि फ्री फॉल में कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं होता, कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं होता और बाकी चीज़ें नहीं होती, सिर्फ ग्रेविटी का लेना देना होता है, सिर्फ ग्रेविटी वर्क करती है उस टाइम पे, ठीक है। तो मान लो ये इसकी हाइट है, ये तीन पोजीशन से निकाला है, पोजीशन A B C D, चार पोजीशन है तुम्हारे, ठीक, ABCD। तो पहले पोजीशन में देखो, पहले पोजीशन में मान लो तुम्हारी ये काइनेटिक एनर्जी, ये पोटेंशियल, ये टोटल काइनेटिक पोटेंशियल। ये कैसा चलता है बे, टोटल पोटेंशियल। मान लो तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी जो थी वो पहले पोजीशन पे जीरो थी। हाइट पे काइनेटिक एनर्जी जीरो ही होती है, क्योंकि मोशन में काइनेटिक एनर्जी तुम्हारी चलती है, एक्ट करती है, रहती है, जो भी कह लो। काइनेटिक एनर्जी हाइट पे जीरो होती है। पोटेंशियल एनर्जी हाइट पे मैक्सिमम होती है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन हाइट से ही है। हाइट जितनी ज़्यादा होगी पोटेंशियल उतनी ज़्यादा होगी, हाइट जितनी कम होगी पोटेंशियल उतनी कम होगी। यहाँ हाइट ज़्यादा है तो मान लो पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारा है 20 है, मान लो पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारा 20 है, टोटल एनर्जी तुम्हारा आएगा 20 जूल। अब
बी पोजीशन पे मान लो तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी मोशन स्टार्ट हुआ, तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी। एक और बात, फ्री फॉल में एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होता है, मतलब जितना इस पॉइंट पे एक्सेलरेट होगा उतना बी पॉइंट पे भी एक्सेलरेट होगा, जितना बी पे एक्सेलरेट होगा उतना सी पे एक्सेलरेट होगा। तो मान लो बी पे काइनेटिक एनर्जी 5 जूल हो गई, पोटेंशियल एनर्जी अब हाइट के घटने से माइनस होगी, ये भी यूनिफॉर्मली माइनस होगी। मान लो पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारी हो गई 15, अब भी टोटल एनर्जी तुम्हारी 20 जूल है। पॉइंट सी पे तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी बढ़ के 10 हो गया, पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी घट के तुम्हारा 10 हो गया, अब भी टोटल एनर्जी 20 जूल है। अब थर्ड पॉइंट पे तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी 5 हो गया और पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारा हो गया मैक्सिमम हो गया 15। अबे उल्टा लिख दिया, सॉरी। काइनेटिक एनर्जी तुम्हारी मैक्सिमम होगी ग्राउंड पे टच करने से पहले, और पोटेंशियल तुम्हारी ना के बराबर होगी, नेग्लेजिबल होगी, तभी तुम्हारी टोटल एनर्जी 20 जूल आएगी। अब एक और हम पॉइंट लें, तो मान लो अब एकदम करीब आ गई, तो मान लो एकदम बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड तुम्हारी बॉल की जो तुम्हारी बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड जो बॉल की तुम्हारी एनर्जी वो 20 जूल हो गई है, और पोटेंशियल एनर्जी की अब तुम्हारी एकदम हाइट एकदम कम है, पोटेंशियल को नेग्लेजिबल ना के बराबर लेंगे, इसको 0 ले लो। अब टोटल एनर्जी आ गई तुम्हारी 20 जूल। तो देखो सारे पॉइंट पे तुम्हारी टोटल एनर्जी 20 रहेगी। ये एग्जांपल तुम्हारे हेल्महोल्ट्ज़ ने दिया था कि हर पोजीशन पे तुम्हारी जो एनर्जी होगी वो उसका जो सम होगा काइनेटिक और पोटेंशियल का, यानी मैकेनिकल एनर्जी का सम जो होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। और सेकंड केस है तुम्हारा पेंडुलम का। पेंडुलम में क्या सीन था, ये 3 पोजीशन देखो ए बी सी दे रखी है, ठीक। ए पे ये मान लो ये सरफेस है तुम्हारा, ए जो है तुम्हारे सरफेस से बहुत करीब है, यानी ए की हाइट जो है सबसे कम है, और ये मोशन के टाइम पे ये मोशन कर रही है, एक बार ऐसे जा रहा है फिर ऐसे आ रहा है, ऑसिलेशन कर रही है, एक बार ऐसे जाएगा फिर एक बार ऐसे आएगा, तो एक ऑसिलेशन होता है, इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं, वो सब बात की बात है, जितनी दूर जाता है उसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो चलो छोड़ो उसको। पोजीशन सी पे तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी तुम्हारी ये एच है, इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी एच है, और इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी एच है, ठीक है। यहाँ की हाइट नेग्लेजिबल ले लेंगे क्योंकि बिल्कुल सरफेस से बिल्कुल थोड़ा सा ही दूर पे होता है ये। अब तुम दूर रखोगे तो ये ना कहना मैं इसके और इसके रिलेशन में इसकी हाइट को कम बता रहा हूँ, तुम ना कहना कि सर मैंने छत पे टांग दी तो ये तो सरफेस के पास ही नहीं है, तब उसमें काइनेटिक एनर्जी मोशन के टाइम पे होगी। पर इसको तुम अगर इन दोनों के रिलेशन में देखो बी और सी के, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी इन दोनों से ज़्यादा होगी, पर सबका सम जो होगा वो कांस्टेंट होगा। कैसे, अब देखो सी पे तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा है, ए पे तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी देखो यहाँ पे हाइट ज़्यादा है तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारी ज़्यादा होगी। मान लो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 5 है, काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो यहाँ पे टोटल एनर्जी तुम्हारी हो गई 5 जूल। अभी तुम यहाँ पे आए तो यहाँ ए पोजीशन पे तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई, हाइट 0 होने की वजह से, और काइनेटिक एनर्जी जो है 5 है, तो टोटल एनर्जी फिर 5। अब यहाँ से फिर यहाँ गए, यहाँ से फिर यहाँ गए, तो बी पे फिर तुम्हारी थोड़ी सी देर से झुकती है जो, तो उस हाइट पे फिर तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारी 5 हो गई, काइनेटिक एनर्जी तुम्हारी 0 हो गई, हाइट पे आ गई ना, तो फिर टोटल एनर्जी तुम्हारी फिर 5 हो गई। तो हर पॉइंट पे 5 5 5। ये सिर्फ ए बी सी की बात नहीं है, यहाँ भी कांस्टेंट होगी, यहाँ भी कांस्टेंट होगी, कहीं भी ले लो कांस्टेंट ही होगी। पेंडुलम के केस में भी एनर्जी हर जगह कांस्टेंट होगी। अब बात करते हैं पावर की, इसका नेक्स्ट टॉपिक है। तो पावर मतलब होती है शक्ति, जो तुम दोस्तों से कहते हो अबे मेरे पास तेरे से ज़्यादा पावर है, मैं तेरे से ज़्यादा चाउमीन खा सकता हूँ, फुल्की खा सकता हूँ, और जरूरत पड़े तो तुझसे ज़्यादा देर तक लैट्रिन में बैठे रह सकता हूँ, इतनी क्षमता मेरे अंदर है। तो पावर रहता है, पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब पावर तुम ऐसे कह सकते हो
कि कोई काम अगर तुम कर रहे हो तो किस रेट पे कर रहे हो वो तुम्हारे पावर पे डिपेंड करता है। मतलब कोई काम कर रहे हो, किस रेट पे तुम अपना काम कर रहे हो वो पावर पे डिपेंड करता है। मतलब कितने टाइम में वर्क कर रहे हो। अगर ज़्यादा टाइम पे वर्क, अगर तुम एक काम करने में ज़्यादा समय लगा रहे हो, तुम्हारे पास पावर ज़्यादा है। मतलब तुम्हारे अगर एक टाइम करने पे ज़्यादा पावर, क्या बोल रहा हूँ मैं, मतलब कोई तुम काम कर रहे हो उसमें तुम ज़्यादा अपना समय ले रहे हो, तो इन केस में तुम्हारा पावर कम होगा क्योंकि तुम ज़्यादा समय ले रहे हो। लेकिन अगर तुम कोई काम करने में कम समय ले रहे हो तो उसमें तुम्हारा पावर जो होगा ज़्यादा होगा। When work is done an equal amount of energy consumed, जब तुम कोई काम करोगे तो एक इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी तुम्हारी कंज्यूम रहेगी। वर्क डन में एनर्जी कंज्यूम होती ही है, मतलब एनर्जी खपत होती है, जो भी कह लो एनर्जी तुम्हारी खर्च होती है वो इक्वली होती है। और पावर एक स्केलर क्वांटिटी है। पावर को पी से डिनोट करते हैं। और पावर जो होता है वर्क डन अपॉन टी के होता है। तुम कोई काम कर रहे हो उसमें तुम्हारा टी से रिलेशन है, मतलब कोई काम जो तुम किस रेट से कर रहे हो तुम्हारे पावर पर डिपेंड करता है। तो जितना जल्दी करोगे उतनी पावर ज़्यादा, जितना देर करोगे उतनी पावर कम। पावर जो है वर्क डन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा टाइम उतना कम पावर, जितना कम टाइम उतना ज़्यादा पावर, ऐसा। अब सेकंड थिंग, ये एनर्जी कंज्यूम वाला भी है। पी इक्वल टू ई अपॉन टी, एनर्जी तुमने कितनी खर्च करी है। अब वर्क डन पे तुम चाहे कुछ भी रख लो, mgh रख लो, काइनेटिक रख लो, F/S रख लो। एक और रिलेशन यहाँ से निकल के आता है, तुम्हारा ये जो पावर है वो वर्क डन और टाइम के इक्वल होता है। वर्क डन को अगर मान लो कोई तुम काम कर रहे हो उसमें तुम वेलोसिटी प्रोड्यूस कर दे रहे हो। जैसे हर बार तो ये नहीं है ना कि तुम ईटा पत्थर ठोक के काम करते हो। ऐसा भी तो होता है कोई चीज़ तुम धकेल रहे हो, चाहे तुम बॉल किसी को मार रहे हो। अपनी बॉल मारने में तुम एक छक्का मारने में तुम्हारे छक्का जो है 1 सेकंड में चला जा रहा है, इतनी तेज तुम मार रहे हो। तुम्हारा टाइम इसका मतलब बहुत कम है। तो उस केस में तुम पावर कर रहे हो, लेकिन पावर के साथ तुम फोर्स लगा रहे हो, फोर्स के साथ तुम्हारी वेलोसिटी भी एग्जिस्ट कर रही है। तो उस केस में तुम्हारा पावर जो होता है F/S, तुमने फोर्स लगाई, डिस्प्लेसमेंट हुआ, और टी टाइम। इस केस में ये तुम्हारा S/T जो है वो वेलोसिटी में चेंज जाएगा। मतलब तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तुमको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जब भी तुम कोई फोर्स लगाओ या वर्क डन करो उसमें अगर तुमने वेलोसिटी प्रोड्यूस कर दी है तो तुम पावर को F/V यानी फोर्स इंटू वेलोसिटी से भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, कोई काम तुमने फोर्स लगाया और वेलोसिटी हो गई, कितनी ज़्यादा तुमने वेलोसिटी प्रोड्यूस कर दी वो तुम्हारे पावर के इक्वल है। ज़्यादा वेलोसिटी प्रोड्यूस कर दी है तो मतलब पावर ज़्यादा है, कम वेलोसिटी प्रोड्यूस की है पावर कम है। ठीक। सेकेंड, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कमर्शियल का मीन होता है धन, पैसा। तो देखा है ना, इस देश को सख्त जरूरत थी किस चीज़ की, धन की। वो धन यही है, ये नहीं है, यही है। पर कमर्शियल यूज होता है एनर्जी का तो उसको एक अलग यूनिट दी जाती है। आप कहो क्यों दी जाती है, अब तक काम क्यों नहीं चल रहा था। तो पावर की एग्जैक्टली होती है, पावर की जो एसआई यूनिट होती है वो वॉट होती है, वॉट। ठीक, पावर की एसआई यूनिट वॉट होती है। और पावर को वर्क डन अपॉन टी, ये कहाँ डाल दिया, हट जा। तो देखो, पावर को वर्क डन अपॉन टी से डिनोट करते हैं और पावर वॉट से डिनोट होती है। वर्क डन को जूल से करते हैं, टी को एस सेकंड से करते हैं। यानी वर्क डन जो होता है वो जूल पर सेकंड से डिनोट होता है, जूल पर सेकंड से। इतना समझ में आया। अब तुम देखो कि एक वॉट कहने का मतलब ये है कि तुम कोई काम कर रहे हो जिससे तुम्हारा 1 जूल की एनर्जी जो है वो कंज्यूम हो रही है 1 सेकंड में। तुम्हारी 1 जूल की एनर्जी जो है वो कंज्यूम हो रही है 1 सेकंड में।
तुमने कोई मतलब कोई, देखो फिर से समझाता हूँ। मान लो तुमने कोई वर्क किया, सपोज तुमने कोई वर्क किया, तुमने कोई ऐसे ईटा पत्थर उठाया, जो भी किया तुमने, तुमने अपनी 1 वॉट की फोर्स लगाई। 1 जूल का तुम्हारे 1 वॉट का फोर्स मतलब तुमने 1 जूल की एनर्जी से 1 सेकेंड में कोई काम कर दिया तो तुम्हारे 1 वॉट के इक्वल हो गया। ठीक है। 1 watt is the power of an appliance which does work at the rate of 1 joule per second, या फिर 1 watt is the power of an appliance which consume energy at the rate of 1 joule per second। कोई भी काम तुम अगर पावर के फॉर्म में देखो तो 1 जूल पर सेकेंड में तुम कितना काम कर रहे हो वो तुम्हारे 1 वॉट पर डिफाइन होता है। और ये 1 वॉट बहुत ही छोटी यूनिट है। बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियाँ चलती हैं वो उसको 1 वॉट की एनर्जी नहीं चाहिए, कई किलो वॉट की एनर्जी चाहिए। तो इस केस में कॉमर्शियली जो होता है, यानी हमारी जो अप्लायंस चलती है, तुमने घर में सुना भी होगा कि ये पंखा इतने वॉट का है, ये पंखा इतने किलो वॉट का है, ये मशीन, ये फ्रिज जो है इतने किलो वॉट की है। तो वहाँ पे एनर्जी जो कंज्यूम होती है वो किलोवाट आवर में कंज्यूम होती है, किलोवाट आवर। अब किलोवाट आवर कहने का सेंस ये है कि इसको तुम डिफाइन ऐसे कर सकते हो, 1 किलोवाट आवर इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन एन इलेक्ट्रिकल समथिंग ऑब्जेक्ट या समथिंग अप्लायंस या फिर कोई कुछ भी चीज इलेक्ट्रिकली से कनेक्टेड having a power rating 1 kilowatt is used for 1 hour। 1 किलोवाट आवर कहने का मतलब ये है कि तुम्हारा कोई अप्लायंस है, तुम्हारा कोई बिजली चलने वाला सामान है, वो 1 किलोवाट का पावर जो है वो यूज़ कर रहा है 1 घंटे में। उसकी 1 किलोवाट पावर की 1 किलोवाट की जो एनर्जी है वो 1 घंटे के लिए यूज़ हो रही है। और किलोवाट आवर को यहाँ पे किलो जो वॉट है ये मतलब 1000 वॉट, और आवर 1 आवर, यानी 1000 वॉट की एनर्जी 1 घंटे में जो इस्तेमाल कर ले अप्लायंस वो किलोवाट आवर है। तुम्हारे बिजली का बिल भी किलोवाट आवर से होता है। इस टाइम किलोवाट आवर का पैसा जो है शायद 3 रुपये है। 1 किलोवाट आवर का रुपया 3 रुपये है। बुक में तुम्हारे 3 दिया है, असली में होता 30 होता हो शायद, मे बी। दूसरी चीज 1 किलोवाट आवर में 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होती है ये भी देखो। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होती है। और कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी तुम्हारे पैसे से रिलेटेड कोई फैक्ट्रियों में किलोवाट आवर का यूज होता है। पावर्स को किलोवाट आवर में नापते हैं। हमारे बिजली का बिल भी किलोवाट आवर में होता है। और जितने भी तुम्हारे और भी चीज़ होंगे, बड़े बड़े कुछ फैक्ट्रियाँ तुम्हारे घर पे अगर लगी होंगी तो देखना वहाँ का बिजली बिल भी किलोवाट आवर में, मेगावाट आवर में ऐसे आता हो। मेगावाट आवर भी होता है, किलोवाट आवर से भी बड़ा होता है। होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक तो सब्सक्राइब करें, नहीं तो पढ़ो यार, क्या करना है।